Jai Hind aspirants, this is Zahir and welcome you back to SSB Crack Exams. आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से अमेंड किया जा सकता है और तीन टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक सिंपल, दूसरा स्पेशल, तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन। अब देखिए, खूबसूरत सी बात हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यह है कि हमारे फोर फादर्स को पता था कि जैसे जैसे ज़माने की नीड्स चेंज होते जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में भी चंद अमेंडमेंट्स लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की भी प्रोसीजर को दिया हुआ है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। चंद ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर भी कहता है, जो कि केशवानंदा भारती केस 1973 में दिया गया था जजमेंट में। और दूसरे चंद ऐसे एक फ्लेक्सिबल से कॉन्सेप्ट है जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में देश चलाने के लिए, सिस्टम को स्मूथली फंक्शन करने के लिए उसमें चेंजेस लाने बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम चंद इसी तरीके से इंपॉर्टेंट से एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसके तहत आपके जो कुछ भी डाउट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लेकर, उन सभी के बारे में क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, चाहे वो प्रोसीजर हो, टाइप्स हो, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी क्यों ना हो। तो आइए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्टेड। 1950 में 26 जनवरी के दिन तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट किया, पूरी तरीके से अडॉप्ट किया। और पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने कब पास किया? अब देखिए, फ्री इंडिया के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो अब तक लगभग 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए हुए हैं, यानी कि 100 से भी ज्यादा बार हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया हुआ है। तो पूछ रहा है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया हुआ था? इट वाज इन 1947, 1950, 1951 एंड 1952। अब देखिए, 1947 में तो फ्रीडम हमें मिला हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा भी नहीं गया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बैठक हुई थी। 1950 यही वो साल था जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। सो द पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज ऑन 1951, जिसके तहत 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था, लैंड रिफॉर्म्स हमने लाने की कोशिश की हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लेड डाउन इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 356, आर्टिकल 370, आर्टिकल 368 या फिर आर्टिकल 372। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही आर्टिकल है और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए भी एक ही आर्टिकल में प्रोसीजर हमें दिया गया है, दैट इज आर्टिकल 368। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, ये तो बात डिस्कशन की है। देखिए, कई बार इवन सुप्रीम कोर्ट में भी ये झगड़ा हो चुका हुआ है। बेस्ट एग्जांपल आप गोलकनाथ का केस ले सकते हैं। क्या 368 आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के पावर देता है या फिर प्रोसीजर? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 जो है वो आपको बस प्रोसीजर बताता है, अमेंड करने का पावर नहीं देता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बिठाना पड़ेगा आपको। लेकिन फिर भी बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जब सरकार आई तो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किए गए थे, जिसके तहत पूरी तरीके से एब्सोल्यूट पावर पार्लियामेंट ने अपने हाथ में लिया कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी हिस्से को कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज कर सकती है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो खामोश रहा, लेकिन अल्टीमेटली इन 1973 जब केशवानंदा भारती का केस आया तो वहां पर बहुत ही चालाकी से सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का यहाँ पर प्रोविजन जो है वो इंट्रोड्यूस किया और कहा कि बिल्कुल वी आर रिस्पेक्टिंग कि पार्लियामेंट किसी भी हिस्से को चेंज कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वो चेंज नहीं कर सकता। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो जब जब जरूरत पड़ती है तब तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स हमें उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, क्योंकि जुडिशरी एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 2, 3, 4 या 5? एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 3। तीन किस्म के हमें अमेंडमेंट्स देखने को मिलते हैं। पहला है सिंपल, सिंपल मेजोरिटी के साथ। यहाँ पर 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जिस भी दिन बिल लाया गया है उसी दिन 50% जितने भी प्रेजेंट है अगर वो वोट करेंगे तो ये काफी होगा। सेकेंड, दूसरा आता है स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी में क्या होना चाहिए कि 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का, प्लस
2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि उस स्पेसिफिक दिन जिस दिन ये प्रपोजल लाया गया या फिर जिस दिन बिल आई उस दिन जितने भी लोग आए हुए हैं उनमें से 2/3 मेजोरिटी को उसे सपोर्ट करना पड़ेगा और उस पर वोट करना पड़ेगा, तब जाकर स्पेशल मेजोरिटी हम कहेंगे। तीसरा, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स रैटिफिकेशन, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी तो लानी ही पड़ेगी, साथ ही साथ जितने भी स्टेट्स हैं, मान लो 28 अगर स्टेट्स हैं तो इनमें से 50% जो है अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सिंपल मेजोरिटी के साथ उस प्रपोजल को उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर इस तरीके के प्रोसीजर्स अवेलेबल होंगे। अगला यहाँ पर एमसीक्यू पूछा गया है कि विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट एंड द फिफ्थ अमेंडमेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला अमेंडमेंट लाया हुआ था वो 1951 में था, इट वाज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। इसी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के तहत हमने क्या किया, एक नया स्केड्यूल हमने ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन को, दैट इज स्केड्यूल 9। किस लिए हमने स्केड्यूल 9 ऐड किया? हमने स्केड्यूल 9 एक पर्पस के लिए ऐड किया इंपॉर्टेंटली, कि उसे जुडिशियल रिव्यू से इम्यून रखेंगे। जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? देखिए, आर्टिकल 332 एंड आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स रिस्पेक्टिवली कोई भी एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर हो, लेजिस्लेचर का काम क्यों ना हो, पार्लियामेंट वगैरह का, उसे जुडिशियली वो रिव्यू कर सकते हैं, यानी कि वो स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं कि दिए गए हुए एक्ट्स हो या फिर ऑर्डर्स वगैरह हो, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में है या फिर ये वैलिड है, यानी कि पावर यहाँ पर थोड़ा बहुत जुडिशरी को हायर मिल रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट होता क्या है कि कई बार जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव की टसल हो जाती है। अब यहाँ पर जो कि उस जमाने में ग्रॉस सोशियो इकोनॉमिक इंजस्टिस हो रहा था, तो बड़े बड़े जमींदार और जागीरदार जो थे उन पर उनके साथ हजारों लाखों एकड़ों की जमीन हुआ करती थी, तो लैंड सीलिंग यहाँ पर करते थे हम, लैंड रिफॉर्म्स लाने की हमने कोशिश की, टेनेंसी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, और हर छोटी बड़ी बात में आर्टिकल 31 की मदद, राइट टू प्रॉपर्टी की मदद से सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस दाखिल कर दिए जाते थे। सो इस तरीके के लैंड रिफॉर्म्स से बचाने के लिए चंद स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, तो उन्हीं क्वेरीज, उन्हीं इंपॉर्टेंट से प्रावधानों को बचाने के लिए हमने 9th शेड्यूल इंसर्ट किया, और जो कुछ भी लॉस जिसे हम जुडिशियल रिव्यू तक नहीं पहुंचाना चाहते वहां पर हम इंसर्ट उन्हें करते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। The 73rd Amendment Act deals with which aspect of the Constitution? Panchayati Raj Institution, Scheduled Caste and Tribes, Municipalities and Fundamental Rights. अब ये तो बहुत ही आसान हो गया क्योंकि कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। देखिए, वैसे तो 1952 में हमने एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ था पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में, और 1992-93 ये वो साल था जब आर्टिकल 40, अब देखिए आर्टिकल 40 की मैं बात करूं तो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 का हिस्सा है। अब यहाँ पर गांधीयन प्रिंसिपल्स में से एक है जो कहता है कि द स्टेट शैल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडोव देम विद रिस्पेक्टिव पार्ट्स। तो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने का जो ताकीद दी गई थी आर्टिकल 40 के तहत, उसे हमने 1992 में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। So it was PV Narasimha Rao जी की सरकार, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स 1993 की मदद से हमने रिस्पेक्टिवली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज को रिकॉग्नाइजेशन दिया हुआ है। सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर आपका जो ग्राम सभा, जिला परिषद वगैरह होता है ना, ये सभी दरअसल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही हमें देखने को मिलता है। The 86th Amendment added a new article to Constitution providing free and compulsory education for children aged 3 to 6, 6 to 14, 10 to 18 या 14 to 21। ये सभी आप जानते हैं, इट इज़ एक्चुअली 6 to 14 ईयर्स। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, तो आर्टिकल 45 अगेन डीपीएसपीस का इंस्पिरेशन हमने लिया, और हमने क्या किया कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने पास किया, जिसके तहत फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A हमने इंसर्ट किया, और हमने ये फंडामेंटल राइट 6 से 14 साल के बच्चों को दिया, यूनिवर्सल राइट टू यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज में भी हमने 11th ड्यूटी इसी अमेंडमेंट की मदद से ऐड की हुई थी, विच प्लेसेस ड्यूटी अपॉन द पेरेंट्स एंड द गार्डियंस के वो अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाएं, स्कूल में भेजें, खासकर जो 6 से 14 साल के बीच के हैं। Which amendment lowered the voting age from 21 to 18? 59th Constitutional Amendment Act, 61st Constitutional Amendment Act, 63rd Constitutional Amendment Act या फिर 67th Constitutional Amendment Act, and the correct answer is 61st Constitutional Amendment Act। देखिए, वैसे तो
कई बार हमने ये बात कही हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारे लिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का प्रावधान दिया गया, आर्टिकल 326 की अगर मैं बात करूं। लेकिन वहां पर अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की जो बात हम कर रहे थे वो 1950 से लेकर 1989 तक भी इट वाज 21 ईयर्स। जी हाँ, पहले 21 साल थी मिनिमम मतदान देने का एज, लेकिन जो कि पॉपुलेशन बहुत अच्छी तरीके से इंडिया में ग्रो हो रहा था, डेमोग्राफिक डिविडेंड में चेंजेस आ रहे थे, तो राजीव गांधी जी की सरकार ने किया क्या, 1989 में उन्होंने डिसाइड किया कि इस एज को 21 से 18 को लोअर करेंगे। सो इट वाज थ्रू 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989, जिसके तहत 21 से 18 साल को उम्र जो है वो घटाई गई थी वोटिंग के लिए। सो अभी करंटली जिस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात हम सभी करते हैं, वहां पर 18 साल के ऊपर जो कोई भी है, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, वेल्थ एक्सेट्रा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उन सभी को यहाँ पर वोट देने का अधिकार मिलेगा। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर अर्बन लोकल बॉडीज, एंड द करेक्ट आंसर इज म्युनिसिपैलिटीज से जुड़ा हुआ है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अर्बन लोकल बॉडीज। 73rd अगर मैं बताऊं तो इट इज रिलेटेड विद पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, एंड द 74th इज एसोसिएटेड विद अर्बन लोकल बॉडीज, दैट इज म्युनिसिपैलिटीज। और रिस्पेक्टिवली शेड्यूल 10th और शेड्यूल 11th, चलिए ये भी मैं आपको बताता चलूं, तो शेड्यूल 11th और शेड्यूल 12th हमने रिस्पेक्टिवली यहाँ पर ऐड किया हुआ था। The Constitution 101st Amendment Act 2016 introduced GST, goods and service tax. Which article was amended for this purpose? Article 268, 269, 270 या फिर 279A। अब देखिए बहुत ही लंबे चौड़े सालों तक हमने वेट किया हुआ था जीएसटी का। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भी बहुत ही ट्राई किया हुआ था जीएसटी को लाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली 2016 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक देश एक टैक्स का नारा, वन नेशन वन टैक्स का नारा देकर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को पूरे देश भर में लागू किया, और एट द स्ट्रोक ऑफ जुलाई 1st 2017 से पूरे देश भर में हमने जीएसटी को लागू करवाया हुआ था। अब देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट से प्रावधान भी लाने जरूरी थे। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की मदद से हमने आर्टिकल 279A को इंसर्ट किया, जो विच लिटरली स्पीक्स अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट वगैरह के बारे में भी बात करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है आर्टिकल 279A, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स का बहुत ही एक क्रूशियल सा आप एस्पेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। The 97th Constitutional Amendment Act added a new directive principle related to, अब देखिए 97th Constitutional Amendment जो है वो 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लाया हुआ था। So cooperative societies, right to education, right to food, right to housing, and the correct answer is actually right to form into cooperative societies. कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंडिया में नए नहीं हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो सिंस 1911 ब्रिटिश के ज़माने से भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत ही फेमस रहे हुए हैं। सो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के चलते हमने किया क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन दिया। अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन सी, इट इज फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स टू फॉर्म इनटू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी हमने स्टेट पर यह ताकीद रखी हुई है अंडर आर्टिकल 43B के दे शैल स्ट्राइव टू अलाउ पीपल या फॉर्म इनटू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। Which of the following provision cannot be amended by simple majority? मैंने आपको ऊपर बताया 3 टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज, एग्जांपल्स नहीं दिए हुए थे, अभी मैं आपको दूंगा। अब देखिए 3 टाइप ऑफ मेजोरिटीज की बात हमने की। पहला तो है सिंपल मेजोरिटी, 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी, 50% टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का रैटिफिकेशन। अब सिंपल मेजोरिटी में होता क्या है कि रेगुलरली जो बिल्स वगैरह पास करने होते हैं, रोजमर्रा की जो पार्लियामेंट की जिंदगी होती है वो स्पेशल मेजोरिटी से होती है, जैसे कि नए स्टेट्स का एस्टैब्लिश करना, या फिर 2 स्टेट्स को तोड़ के 1 बनाना, या फिर 1 को तोड़ के 2 बनाना, स्टेट्स का नाम वगैरह चेंज करना, ये सभी, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो स्टेट में होते हैं उन्हें अबॉलिश करना, बनाना, ये भी होता है। और साथ ही साथ ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन के 6 शेड्यूल वगैरह में ये सभी सिंपल मेजोरिटी से हमें देखने को मिलता है। वही स्पेशल मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जैसे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी से ही होते हैं, ठीक है। और अगर स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स की मैं बात करूं तो 4th शेड्यूल राज्यसभा के सीट्स शेयरिंग हो, 7th शेड्यूल सेंटर स्टेट या यूनियन लिस्ट में कुछ छेड़खानी करनी हो,
प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ अगर चेंज करना हो, एंड इवन द वेरी आर्टिकल 368 जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, उसमें भी अगर कुछ छेड़खानी करनी हो तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन लाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर हाफ ऑफ द स्टेट्स में सिंपल मेजॉरिटी से भी अगर प्रोविजंस पास होंगे तो वो काफी होगा, स्पेशल मेजॉरिटी लाने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इकलौते ऐसे हैं दिए गए ऑप्शंस में से जो कि सिंपल मेजॉरिटी से चेंज नहीं होते, उन्हें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अब फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी में अगर कुछ आ नहीं रहा है कोई भी एक मामला, तो नो डाउट उसे स्पेशल कैटेगरी में ही इंसर्ट किया जाएगा। सो सी इज द राइट आंसर। Privy purses and privileges to former rulers were abolished by 31st Constitutional Amendment Act 1978, 26th Constitutional Amendment Act 1971, 21st Constitutional Amendment Act 1967 और 24th Constitutional Amendment Act 1971। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी एंड थ्रू 26th Constitutional Amendment Act 1971 प्रिवी पर्सेस और प्रिविलेजेस फॉर्मर रूलर्स के लिए अबॉलिश किए गए थे। अब देखिए 1947 में जब इंडिया फ्री हुआ तो 550 प्रिंसली स्टेट्स के पास एक छूट थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा, चाहो तो पाकिस्तान ज्वाइन करो या फिर इंडिया ज्वाइन करो या फिर तुम खुद का इंडिपेंडेंस भी प्रोक्लेम कर लो। 550 प्रिंसली स्टेट्स अगर इंडिया में से टूट जाएंगे, आज जो हम इंडिया का मैप देख रहे हैं वो लगभग ना इम्पॉसिबल था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, एक ही झटके में इन सभी को इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाया। सो इंडिया इज, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और साथ ही साथ वहाँ पर जो राजे रजवाड़े हैं उन्हें प्रॉमिस किया गया कि देखो भाई आपके जो कुछ भी प्रिविलेजेस हैं, पेंशन्स वगैरह, वो सभी हम उसे कंटिन्यू करेंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये बात पता थी कि ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं था, तो उसी तरीके से हुआ 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि इंडिया सोशलिस्ट कंट्री है, डेमोक्रेसी है, अभी भी राजे रजवाड़ों को बिठा के हम खिला क्यों रहे हैं। तो एट अ स्ट्रोक 26th अमेंडमेंट पास करके जो कुछ भी प्रिविलेजेस पर प्रीवी पर्सस जो दिए जाते थे उन्हें अबॉलिश किए गए। States reorganization was done through First Constitutional Amendment Act 1951, 7th Constitutional Amendment Act of 1956, 21st Constitutional Amendment Act of 1967 या 24th Constitutional Amendment Act of 1971। The correct answer is 7th Constitutional Amendment Act of 1956। 1953 में फजल अली कमीशन या फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बिठाया गया था और उनके रिकमेंडेशंस 1955 सितंबर के महीने में आए। तो उसी को फॉलो करके भारत सरकार ने क्या किया, 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज हमने एस्टैब्लिश किए हुए हैं। फजल अली कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पर ही डिवाइड करेंगे, ऐसा क्यों क्राइटेरिया आप रख रहे हैं। ये सरकार का ना फीजिबिलिटी है कि वो चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ज्योग्राफिकल पर्पस, जैसा चाहे वो वैसा स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Sindhi was added as 15th language in 8th schedule in which year? 65, 66, 67 या 68? And the correct answer is 1967। अब देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया 1950 में, तो हमारे 8th शेड्यूल में सिर्फ 14 लैंग्वेजेस ही थे, रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो पहला एडिशनल लैंग्वेज हमने 1967 में ऐड किया हुआ था, 15th लैंग्वेज इन 1967 थ्रू 21st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सो 15th लैंग्वेज हमने ऐड किया, दैट वाज सिंधी। और करेंटली अगर मैं 8th शेड्यूल की बात करूं तो पूरे 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। The 44th Amendment of the Constitution of India was enacted during dash tenure as Prime Minister। इंदिरा गांधी, जेपी नारायण, मोरारजी देसाई या फिर वीपी सिंह। तो एंटी इंदिरा गांधी जी की हवा चल रही थी उस वक्त। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पास करने के बाद तो मोरारजी देसाई जी की सरकार थी और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट से चेंजेस लाए गए थे। सबसे पहला तो प्रेसिडेंट को जब कैबिनेट कोई एडवाइस देता है तो प्रेसिडेंट उसे रिकंसिडर करने के लिए फिर से वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर फिर से कैबिनेट रिकंसिडर करके उसे प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए भेजेगा तो प्रेसिडेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही विल गिव हिज अप्रूवल। दूसरा, जो आर्टिकल 31 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसे डिलीट करके बस आर्टिकल 300A के तहत राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना के रखा हुआ था। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो किया हुआ था वो ये कि जो आर्टिकल 352 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती थी, या तो वॉर होना चाहिए, एक्सटर्नल अग्रेशन होना चाहिए या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब यही वेग टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस का मदद इस्तेमाल करके 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई हुई थी। तो उस इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर आर्म्ड रेबेलियन इंसर्ट किया हुआ था।
यानी कि करेंटली अगर आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करना है, नेशनल इमरजेंसी लगानी है, या तो वॉर होना चाहिए, या तो एक्सटर्नल अग्रेशन हम पर होना चाहिए, या फिर आर्म्ड रेबेलियन कंट्री में होना चाहिए। Dash made compulsory elementary education a fundamental right under Article 21A, 84th Amendment Act of 2001, 86th Amendment Act of 2002, 89th Amendment Act of 2003 और 91st Amendment Act of 2003। एंड द करेक्ट आंसर है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, वाजपेयी साहब की सरकार थी तो 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 इज द राइट आंसर। और इसी अमेंडमेंट की मदद से हमने क्या किया, 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की, जहां पर पेरेंट हो या गार्डियन हो अपने बच्चों को वो स्कूल जरूर भेजेंगे। The 91st Amendment capped the total number of ministries to total strength of legislative assemblies। कितना परसेंटेज है वो, इज दैट 10%, 12%, 15% या 20%। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम में ही आया हुआ था। एक क्रूशियल सा क्वेश्चन यहाँ पर उठा हुआ था। अब देखिए कई बार होता क्या है कि कोalition की सरकारें हद से ज्यादा बढ़ जाने की वजह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी नंबर ऑफ पीपल का एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर के पद पर आना बहुत ही ज्यादा हो चुका हुआ था। अब ये तो गलत बात थी, तो उसी के चलते हमने क्या किया, 15% सीलिंग हमने रखी, चाहे वो लोकसभा हो या फिर कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उनके टोटल स्ट्रेंथ का 15% हम क्रॉस नहीं करेंगे। मान लीजिएगा किसी स्टेट में 100 एमएलएस हैं, तो उनका 15% कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सो 15 एमएलएस से ज्यादा उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्रॉस नहीं होना चाहिए, यानी कि लोअर हाउस जहां कहीं पर भी हो। अगर पार्लियामेंट की बात हो तो लोकसभा, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है तो नो डाउट वहां के लोअर हाउसेस जो है उनका 15% क्रॉस नहीं होगा। The 93rd constitutional amendment inserted a new article into the constitution related to reservation in educational institution, reservation in employment, reservation to information, right to privacy। and the correct answer is, दरअसल ये 2005 में लाया गया था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात यहाँ पर की गई थी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में तो वैसे ही हम दे रहे थे, तो स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट जितने भी हैं उन सभी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन का प्रावधान हमने रखा हुआ है। The 71st Constitutional Amendment Act added which language to the 8th schedule of the Constitution? अभी हमने सिंधी के बारे में बात किया, तो तेलुगु, नेपाली, मैथिली, डोगरी, एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली नेपाली। 1992 में हमने लाया हुआ था ये अमेंडमेंट। सो उसके चलते 8th शेड्यूल में हमने एक और एडिशनल सी लैंग्वेज ऐड की हुई थी, 3 एडिशनल सी लैंग्वेजेस हमने ऐड किया हुआ था, नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। तो ये तीनों भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस का ही हिस्सा हैं। डोगरी, मैथिली, संताली ये रिसेंटली 2003 में ही हमने इंसर्ट किया हुआ था। The 79th Amendment extended the reservation for scheduled caste and scheduled tribe in Lok Sabha and state assemblies for another 5 years, 10 years, 15 years या 20 years, and the correct answer is for another 10 years। तो 25 जनवरी 2000 को हमने लाया हुआ था आर्टिकल 334 में अमेंडमेंट्स हमने लाए हुए, जिसके तहत एससीज और एसटीज का जो रिजर्वेशन है और एंग्लो इंडियंस का भी जो नॉमिनेशन है पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में, उसे अनदर 10 साल के लिए हमने पुश किया हुआ था अप टू 2010। The 72nd Amendment added a new Part 9 to the Constitution dealing with fundamental duties, anti-defection law, पंचायत और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एंड द करेक्ट आंसर इज पंचायत। पार्ट 9A हमने ऐड किया हुआ था। The 105th Constitutional Amendment introduced the provision for National Commission for Backward Class, आर्टिकल 338, 340, 342 या 344। ये भी रिसेंटली हमने लाया हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट थ्रू 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज अंडर आर्टिकल 338। अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं, आर्टिकल 338 में अगेन 3 आर्टिकल्स हमें याद रखने हैं। आर्टिकल 338 डील्स विद नेशनल कमीशन फॉर एससीज, 338A डील्स विद नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, आर्टिकल 338B डील्स विद नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट। तो ये तीनों आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टी मेंबर बॉडीज हमने बनाए हुए हैं। द 101st अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, हु इज इट हेडेड, यानी कि हु हेड्स इट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तो बहुत ही फैक्चुअल डायरेक्ट इजी क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्टर ही हमारे जीएसटी काउंसिल के चीफ या फिर हेड होते हैं। The 105th amendment provided for reservation of seats for SCs and STs in Lok Sabha. Is that true or false? अच्छा, ट्रू और फॉल्स पूछा हुआ है, तो इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। अब देखिए अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो दरअसल स्टेट गवर्नमेंट के पावर को रिस्टोर करता है,
2021 में 11 को हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया और कहा कि देखो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट जो है उन्हें रिकॉग्नाइज करने की अथॉरिटी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, स्टेट नहीं कर सकता। तो उस जजमेंट को एनल करने के लिए पार्लियामेंट ने ये अमेंडमेंट पास किया हुआ था 105th अमेंडमेंट, जिसके तहत हमने स्टेट्स को ये पावर रिस्टोर किया कि वो भी अदर बैकवर्ड कास्ट दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। The 104th Amendment Act provided for establishment of a new All India Judicial Service. True or false? देश में तो All India Judicial Service है ही नहीं। False is the right answer. So 104th Amendment Act जो था वो रिजर्वेशन के एक्सटेंशन के लिए हमने पास किया हुआ था for the seats of लोकसभा for the seats of SCs and STs in लोकसभा and state legislative assemblies. 70 साल का जो रिजर्वेशन था उसे पुश करके एक और 10 years हमने ऐड किया, तो करंटली 80 years को हमने पुश किया। और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन था सीट्स का, 2 सीट्स का लोकसभा में, उसको हमने मार गिराया हुआ था एंड सिमिलरली स्टेट असेंबलीज में भी उसको फर्दर एक्सटेंड करने से हमने रोका हुआ है। सो ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की ज़रूरत तो है, लेकिन अभी उस पर ज़्यादातर काम हो नहीं रहा है। 103rd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड रिजर्वेशंस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जो रिजर्वेशन दिया गया था थ्रू 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो वो किस में दिया गया था? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज दोनों में ही दिया गया था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी दोनों जगह ही उन्हें रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए जा चुके हुए थे। तो ये थे चंद इंपॉर्टेंट से MCQs जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में जानने थे। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।